नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण बीएड थर्ड सेमेस्टर में, हम लोग विज्ञान शिक्षण जो कि आपका साइंस टीचिंग है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और विज्ञान शिक्षण में आपका जो सेकेंड यूनिट है विज्ञान के शिक्षण की विधियां, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है इसको हम आपको कंप्लीट करा दिए थे, तो ये सब आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और इससे पहले आपको हम अभी एक वीडियो दिए थे कुछ दिन पहले कि विज्ञान शिक्षण के अर्थ क्या होते हैं, विज्ञान शिक्षण की परिभाषाएं क्या होती हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका साइंस टीचिंग है, विज्ञान शिक्षण है, इनके प्रकृति क्या है, इनके क्षेत्र क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं और इनकी आवश्यकता और महत्व क्या है। आज हम लोग इन तीन टॉपिकों पे, प्रकृति, उद्देश्य और इनकी आवश्यकता और महत्व, इन तीन टॉपिकों पे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। इससे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण की प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है। आपको हम नोट्स बार बार कहते हैं कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, आपको नोट्स बस सिर्फ अपने कॉपी में लिखने की ज़रूरत है। हाँ, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स नहीं मिल पाएगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग को अपने से नोट्स आप खुद से बनाइए, ताकि आप जब खुद से नोट्स जब बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको पेपर में वो लाभकारी होंगी। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण में इनकी प्रकृति क्या होती है। तो विज्ञान शिक्षण हम जैसे 5 प्रकृति को हम लिए हैं, इनके 5 जो क्षेत्र हैं उनको हम लिए हैं। इस 5 क्षेत्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रकृति को देखेंगे कि विज्ञान शिक्षण की सबसे पहली प्रकृति क्या है। तो विज्ञान शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि जो हमारा विज्ञान शिक्षण है वो एक उद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि विज्ञान शिक्षण एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जो विज्ञान शिक्षण है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और जिसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। कोई भी अगर शिक्षण कार्य अगर कोई कर रहा है तो वो विज्ञान शिक्षण को ध्यान में रख करके किया जाता है और इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। हमारा विज्ञान शिक्षण एक निश्चित लक्ष्य रख करके चलता है, वो अपने लक्ष्य पे निर्धारित होता है, अपने उद्देश्य को देख करके चलता है। जैसे कि आपको अगर थर्ड सेमेस्टर पास करना है तो आप थर्ड सेमेस्टर में 100 नंबर के पेपर में, आप अपने टीचिंग के पेपर में कितने नंबर आप ला सकते हैं, आपका मेन उद्देश्य वो होगा। और उस उद्देश्य अपने लक्ष्य को लेकर के आप धीरे धीरे अपने पढ़ाई को आप लोग आगे बढ़ा रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो जिन्हें शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि आप सीखते हैं, आप शिक्षण कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन्हें शिक्षण के माध्यम से, आप सीखने सिखाने के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो भी आप शिक्षण कार्य होता है। तो ये आपका क्या है कि विज्ञान शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को ये प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला देखिए क्या है, विज्ञान शिक्षण एक अंतःक्रिया है। देखिए इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ज़्यादा समझने का प्रयास करिएगा कि विज्ञान जो शिक्षण है वो एक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया का मतलब क्या है कि विज्ञान शिक्षण एक शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया जो होती है, जो आदान प्रदान जो होती है क्रियाएं, उसके दौरान ये होता है। इसको पढ़िए कि विज्ञान का या शिक्षण का कार्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी, देखिए क्या कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण का कार्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अगर शिक्षक और छात्र दोनों में से कोई एक अगर नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि विज्ञान शिक्षण की अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक और एक छात्र दोनों के बीच में जो शिक्षक पढ़ाता है, जो बताता है, और छात्र उसको जो अपने अंदर जो ग्रहण करता है और इसके जो आदान प्रदान करने की क्रिया है, वही कहलाता है कि विज्ञान शिक्षण की एक अंतःक्रिया है। ये एक अंतःक्रिया प्रक्रिया इन्हीं को हम कहते हैं। तो इसमें शिक्षक और छात्र, शिक्षार्थी और ये क्या नाम है, शिक्षक और उनके जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके बीच की जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि विज्ञान शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि विज्ञान शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया से क्या मतलब है कि वह एक जो भी शिक्षक, एक जो शिक्षक होगा, एक जो अध्यापक होगा, वो अपने छात्र का सोचेगा कि अपने छात्र, अपने बच्चे का हम ऐसी मतलब विधि से पढ़ा दें या ऐसी चीज़ें उसको हम दे दें जिससे कि हमारे बच्चे का सभी पक्षों का विकास हो जाए, सर्वांगीण विकास हो जाए। सभी पक्षों का कहने का मतलब कि उसके मानसिक पक्ष का विकास हो जाए, उसके बौद्धिक पक्ष का विकास हो जाए, उसके मतलब सर्वांगीण विकास हो जाए उस बच्चे का, छात्र का, कि उसको अब कोई भी कमी न रह जाए। एक शिक्षक की यही एक सबसे उद्देश्य उसका होता है, उस शिक्षक का लक्ष्य होता है। जो भी आपका चैप्टर में दिया है
या आपका जो पाठ्यक्रम में दिया है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ आपको पाठ्यक्रम ही बस पढ़ाए, नहीं, पाठ्यक्रम से थोड़ा हट करके वो दैनिक चीज़ें भी बताने का प्रयास करता है। आपके क्रियाकलाप, आपके दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप हैं उनको भी वो समझाने का प्रयास करता है। तो आप इसमें देखिए, पढ़िए, आपके नोट्स में दिया गया है कि इसमें बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक का, कहने का मतलब कि जो आपका विज्ञान शिक्षण है उसका विकासात्मक प्रक्रिया में जो भी शिक्षण कराया जाता है उसमें बाल केंद्रित शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। बच्चे को ध्यान में रख करके हम शिक्षण कार्य करते हैं, तो उस बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बालक को हम केंद्र में रख करके, बालक को सब कुछ मान करके हम शिक्षण क्रियाकलाप हम करते कराते हैं, ताकि ऐसा मैं ना समझ लूँ कि नहीं मुझे सब कुछ अगर आता है, मैं सब कुछ अगर जान गया हूँ तो बच्चा भी सब कुछ जानता होगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मुझे बालक को केंद्र में रखना होगा कि बालक को कुछ नहीं आता है, या बालक को अगर आता है तो बालक अपने आप में परिपूर्ण है। बालक को कभी हम डांटना नहीं है, कभी, मतलब बालक केंद्रित हम शिक्षण को लेकर के, बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर के हम अपने क्रियाकलाप को कराते हैं और बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, और उनके सर्वांगीण, उस बच्चे के सर्वांगीण विकास करने का हम प्रयास करते हैं। तो सर्वांगीण विकास किया जाता है उस बच्चे का, तथा उनका व्यवहार परिवर्तन होता है जब बच्चे का हम सर्वांगीण विकास जब हम कराते हैं, उसको जब हम ज्ञानात्मक भाव, उनके ज्ञानात्मक क्षमता, उनके भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का जब हम उनके जब क्रियाकलाप जब हम कराते हैं, उनको जब हम सिखाते हैं, देखिए आके लिखा भी गया है कि इनमें उनके 3 पक्षों का, वो कौन कौन सा पक्ष है जिसके द्वारा कि उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष। उनके ज्ञानात्मक पक्ष का हम प्रयास करते हैं कि उस बच्चे को इस तरह से हम पढ़ाएं कि उसके ज्ञान का, उसका भंडार हो, वो ज्ञान, मतलब वो चीज़ों को वो समझ पाए, उसको सीख पाए, अपने अंदर वो ज्ञानार्जन कर सके। उसके बाद भावात्मक पक्ष, उनकी कही हुई बातों को, शिक्षक की कहे हुए बातों को अपने भावनाओं में व्यक्त करे, अपने अंदर उसको उतारने का प्रयास करे, उसके भाव को समझ पाए शिक्षक। ऐसा ना, अरे छात्र, ऐसा ना हो कि पता चले शिक्षक पढ़ाते जा रहा है और उसकी भाव को, शिक्षक के भाव को छात्र अपने अंदर ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है, पूरा अलग हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, क्रियात्मक पक्ष की, जो भी क्रियाकलाप शिक्षक करा रहा है छात्र से, विद्यार्थी से, उस क्रियाकलाप को वो बच्चा करे। ऐसा ना हो कि शिक्षक बस खाली बोर्ड पे लिख करके पढ़ाते हम चले जा रहे हैं और आप उसको उतारते चले जाइए और कॉपी को बंद करके फेंक दीजिए। ऐसा नहीं, उस क्रियाकलाप को आप नोट्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि PDF फार्म में आपको नोट्स कभी नहीं दूंगा। उसका रीजन क्या है कि मैं अगर नोट्स दे दूंगा तो आप और भी आलसी, आपके पास पता नहीं कितने किताब पढ़े होंगे, पता नहीं कितने PDF नोट्स पढ़े होंगे, लेकिन आप उसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, आप जब अपने कॉपी में जब नोट्स बनाएंगे तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको फिर दोहराने, रिवीजन बस आप एक बार करेंगे तो आपकी संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। इसीलिए उनके क्रियात्मक पक्ष, उनके क्रिया के पक्ष को उनका विकास करता है। यही आपका होता है विज्ञान शिक्षण का एक विकासात्मक पक्ष या विकासात्मक प्रक्रिया। यह आपका तीसरा पॉइंट था। इनकी प्रकृति, विज्ञान शिक्षण की प्रकृति में इनके तीसरे पॉइंट थे। चौथे पॉइंट को आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। समझने का इसका प्रयास करिए कि विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जो मानव होते हैं या जो हमारा समाज होता है, उस समाज में हम समाज का भी निर्धारण करते हैं तो अपने विज्ञान शिक्षण के माध्यम से करते हैं, या उसका जो, उसको आज की डेट में हम एक व्यवसाय के रूप में भी ले लिए हैं कि विज्ञान शिक्षण जो हमारा है वो व्यवसायिक प्रक्रिया है, वो व्यवसाय है। समझिए, इसको पढ़िए कि विकास जो है, शिक्षण जो है, विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया के संचालन हेतु वातावरण सामाजिक होने के कारण, कहने का मतलब कि जो हमारा विज्ञान शिक्षण है उसको आपको हम वातावरण, आपको हम पढ़ा लिखा करके, आपको ज्ञान दे करके, आपके बौद्धिक क्षमता का विकास करके जब आपको समाज में रहने लायक मैं आपको बना दिया तो यह आपका सामाजिक परिवर्तन हो गया। उस वातावरण लायक आप बन गए, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करने लगे। आप किसी भी समाज में, आप किसी भी तरह के लोग हों, उसमें अपने आप को आप ढाल लेते हैं, अपने व्यवहार को आप उनको समझा लेते हैं, उनके व्यवहार को आप समझ लेते हैं, समझा लेते हैं। तो उस चीज़ को आप वहाँ पे, इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो यह आपका कौन सा रहेगा, सामाजिक होने के कारण यह सामाजिक प्रक्रिया होती है। क्या होता है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है तथा इसे जीविकोपार्जन अपने जीने के लिए, ये जीविकोपार्जन के रूप में शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कह क्या रहा है कि जब मैं, जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन टीचिंग मैं आपको करा रहा हूँ, तो जब मैं ऑनलाइन टीचिंग आपको मैं करा रहा हूँ तो इससे कुछ एक जीविकोपार्जन का भी काम कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, तो उससे कुछ बच्चों से मतलब मुझे फीस मिलती है, तो उससे क्या होता है, ये एक जीविकोपार्जन का एक कार्य हो रहा है। उससे क्या कहा जा रहा है कि ये, तथा इसे जीविकोपार्जन के रूप में शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है आज की डेट में। इसीलिए यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी हो गई है कि कोई भी शिक्षक आज की डेट में BEd BTC करने के बाद आप एक व्यावसायिक रूप आप कार्य करते हैं
हैं या आप प्राइवेट टीचर बनते हैं या फिर आप सरकारी टीचर बनते हैं, आप एक व्यवसाय का रूप आप वो जरूर ले लेता है कि आपको उससे धनोत्पार्जन, उससे आपको धन भी मिलता है, धन भी आपको प्राप्त होता है। मैं अगर ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अगर रुपए ना मिलते हो लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिलता है, जिसको कि मुझे ये भी एक साधन आप मान सकते हैं। आप प्राइवेट में कहीं कोचिंग पढ़ा रहे हो या छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, अपने घर पे पढ़ा रहे हो, तो वो एक उससे अगर कुछ भी आपको 10 रुपये भी अगर आपको मिलता है तो आपका धनोत्पार्जन है। तो आपको वही चीज़ कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया तथा व्यवसायिक प्रक्रिया भी है कि हमारा जो विज्ञान शिक्षण है इसके द्वारा हम अपने समाज में रहने लायक हो जाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने समाज में रहने जब लगते हैं, अपने उस व्यवहार को परिवर्तन करके तो उसका आपका हमारा सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को हम पढ़ा करके धन अर्जन अगर हम करने लगते हैं, उन बच्चों को सिखा करके उनके ज्ञानार्जन करा करके जब धन का हम रूप जब ले लेते हैं अपने जीविकोपार्जन, उससे हम अपने जीविका अपना चलाने लगते हैं तो वो हमारा व्यवसायिक प्रक्रिया हो जाता है। उससे हमें कुछ ना कुछ वो मेरा एक व्यवसाय बन जाता है। जैसे बहुत सारे आजकल कोचिंगें यूट्यूब चैनल से भी धन प्राप्त हो रहा है और आपको कोचिंगें पढ़ाई जा रही हैं, तो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है इनकी प्रकृति, कि विज्ञान शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। हम त्रिध्रुव को इसलिए बार बार ले लेते हैं कि आपका ये त्रिध्रुव से क्या मतलब है कि ये ब्लूम के टेक्सोनॉमी या ब्लूम के महोदय, ब्लूम एक महोदय थे, ब्लूम महोदय ने बताया था कि इसे त्रिध्रुव प्रक्रिया माना था। और इस त्रिध्रुव प्रक्रिया में क्या है कि शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहले क्या होना चाहिए कि शिक्षण का एक उद्देश्य होना चाहिए, सीखने सिखाने का या पढ़ने पढ़ाने का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य नहीं होगा तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, आप कुछ सिखा नहीं पाएंगे। उसके बाद जब आपका उद्देश्य होगा, जब उसमें आप शिक्षक और छात्र जब क्रियाकलाप जब करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही सीखेगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा जो छात्र है सिर्फ वही अनुभव प्राप्त करता है। बच्चों को पढ़ा करके शिक्षक को भी बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं, बच्चे शिक्षक भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो दूसरा आपका हो जाएगा कि सीखने के अनुभव प्राप्त होते हैं या आपके ये सीखने का अनुभव प्राप्त होता है, बच्चे को भी प्राप्त होता है और शिक्षक को भी प्राप्त होता है। और तीसरा क्या होता है कि जब आपके अनुभव जब प्राप्त होंगे तो उस अनुभव के द्वारा आप जब जहाँ कहीं अपने समाज में या जहाँ कहीं भी आप जाएंगे कक्षा कक्ष में या किसी के भी पास अगर आप जाएंगे तो एक शिक्षित जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप कहते हैं कि ये पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं ताकि इनके व्यवहार में क्या है परिवर्तन आ रहा है, या इनके व्यवहार को देखिए। उनके मतलब पढ़े लिखे विद्वान लोगों को आप सामने आप बैठिए तो आपको समझ में आ जाता है कि इनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और काफ़ी लोगों से उनके व्यवहार में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन दिखाई आपको देंगे। आप एकदम सरल स्वभाव एकदम आपको समझ में आएगा, एकदम बोलने की उनकी जो शैली होगी एकदम इतनी विनम्रता से होगी कि आप उसको समझ ही नहीं पाते होंगे, कि इतने भी देखने में तो ऐसे लगेंगे बहुत सारे मतलब एकदम खड़ूस की तरह, ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब भड़कीले हैं या बहुत डांटते होंगे मारते होंगे, लेकिन वो एकदम सरल स्वभाव के होते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वो एक क्या किए हैं, वो एक ज्ञान अर्जन किए हैं या ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ अपने व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, उन्होंने शिक्षण का अपने प्रयोग किया है और एकदम सरल भाषा में या सरल स्वभाव में वो जाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका क्या है कि विज्ञान शिक्षण एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है। 3 ध्रुव आपके कौन कौन से हैं, पहला है शिक्षण का उद्देश्य, दूसरा सीखने का अनुभव और तीसरा व्यवहार का परिवर्तन। मैं समझ रहा हूँ कि आपको विज्ञान शिक्षण की जो प्रकृति है, क्षेत्र है, ये 5 पॉइंट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसके बाद अब हम लोग अगले आपकी आवश्यकता, महत्व, आपका जो उद्देश्य है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या होंगे और इनकी आवश्यकता क्या होगी। देखिए, जैसे कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो विज्ञान शिक्षण के जो उद्देश्य होने चाहिए, आपका विज्ञान शिक्षण, साइंस टीचिंग, इनके जो उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहला ही उद्देश्य आपका क्या है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसा उद्देश्य हो जैसे कि मनोविज्ञान, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, मनोवैज्ञानिक आधार, उनके जो मनोवैज्ञानिक हों, जितने भी वैज्ञानिक लोग हों, उन लोग सभी लोग उनके जो सिद्धांत हों उस पर आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अटेंडम आप कुछ भी मान लिए और कुछ भी आप शिक्षण कार्य कराना शुरू कर दिए। कोई भी पाठ्य वस्तु आप उठा करके पता चला कि बच्चा अगर छोटा है, बड़ा है, उनके मतलब क्या नाम है, उनके उम्र को, उनके मानसिक क्षमता को देखते हुए हमें ऐसा विधियाँ, ऐसी प्रविधि हमें बनाना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे कि वो मतलब एक सैद्धांतिक
सिद्धांतिक रूप से हो। जैसे कि आपको बताया जाता है कि बच्चा अगर छोटा है 1-2 में है तो उसके स्तर का पाठ्यक्रम हो, वही अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है 5-6 का हो तो उसका पाठ्यक्रम अलग होता है, वही 9-10 के बच्चों का एक अलग पाठ्यक्रम होता है, एक अलग स्टैंडर्ड होता है। तो वही कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक वो एक मनोविज्ञान जितने भी वैज्ञानिक लोग हों या जितने भी शोध करने वाले लोग हों बच्चों पे, वो लोग शोध करके उस पाठ्यक्रम को बनाएं। ऐसा नहीं कि अटेंडम उठा के पता चले कि 9-10 का सिलेबस उठा के 2-3 के बच्चों को आप दे दीजिए, वो बच्चा पता चलेगा कि वो समझ ही नहीं पा रहा है वो क्या सिलेबस है या टीचर पढ़ा करके उसको क्या कहना चाह रहा है। तो उसका एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो सिद्धांतिक रूप से हो, वो सिद्धांत में लिखा हुआ हो या फिर उसको एक बनाया गया हो सिद्धांत, उस सिद्धांत पे आधारित होना चाहिए। अगला दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा भी बनाइए कि वो आपका व्यवसाय में भी काम कर सके। कहने का मतलब कि आप वो बच्चा जो कुछ भी उससे वो सीख रहा है बच्चा, उस सीखे हुआ बच्चा अपने आप को व्यवसाय उससे मतलब अपना कुछ जीविकोपार्जन भी कर सके, अपना कुछ व्यवसाय भी चला सके उस शिक्षा से। ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए, ऐसा शिक्षा बनाइए। जैसे 9, 10, 11, 12 तक का बच्चा ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए कि वो 12 तक पढ़ते पढ़ते अगर बहुत ज़्यादा उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है या फिर 12 के आगे उसकी मतलब ऐसी तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं जिसको अगर वो नहीं पढ़ पाता है बच्चा, तो उसको ऐसा मतलब क्या नाम है विज्ञान शिक्षण ऐसा मतलब होना चाहिए, ऐसे शिक्षण का उनको आप प्रयोग कराइए, ऐसे आप अध्यापक हो करके आप उनको ऐसे शिक्षा दीजिए या ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए कि वो बच्चा 12th तक हाई स्कूल तक पढ़ते पढ़ते या पढ़ करके उतनी ही शिक्षा ले करके उस शिक्षण से ही अपने आप को व्यवसाय की आवश्यकता, उसको कुछ जीविकोपार्जन करने की क्षमता, अपना वो व्यवसाय खुद से वो कर सके, उनको वो पूरा करने वाला होना चाहिए या पूरा वो कर सके अपने आपके जो भी उनके कमियां हैं, जो भी उसकी मजबूरी समझे, जो भी जैसे भी हो अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको वो जीविकोपार्जन की स्थितियों ला सके या व्यवसाय के लिए आवश्यक होना चाहिए। ऐसे मतलब शिक्षण विज्ञान शिक्षण का ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह संभव होना चाहिए, विज्ञान शिक्षण में यह संभव होना चाहिए या ऐसे संभव होना चाहिए कि कक्षा की पढ़ाई से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। कक्ष में एक टीचर इस तरह से पढ़ाए, उनके सिलेबस को इस तरह से पढ़ाए या उनके जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को इस तरह से पढ़ाए कि उन बालक के जो कक्ष में है जो कुछ भी पढ़ाई वो पढ़ा रहे हैं उससे वो बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके या उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, वह बच्चा आगे चल के अपने समाज में चल के अपने घर पे जा करके वो आदर्श व्यवहार कर सके, नैतिकता को सीख सके। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि बच्चा नहीं सीख पाता, अपनी नैतिकता जो उसके होती है वो नहीं सीख पाता, उसको बच्चे को सिखाना पड़ता है बाद में, माता पिता सिखाएं या टीचर सिखाएं। तो ऐसा कक्ष का पाठ्यक्रम बनाइए या एक शिक्षक इस तरह से पढ़ाए कि वो बच्चा आदर्श व्यवहार सीख सके, अपने समाज में रहने के लिए अपने किस तरह से बोलना है, किसके साथ, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों को आदर कैसे देना है, वो सभी चीज़ों को बच्चा सीख सके। ऐसा विज्ञान शिक्षण मतलब बनाना चाहिए। ऐसा विज्ञान शिक्षण कहता है कि उसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि यह ऐसा होना चाहिए, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य इस तरह से आप बनाइए कि जिसकी प्राप्ति साधारण परिस्थितियों में भी संभव हो सके। या कहने का मतलब कि आप ऐसा ना हो कि बहुत सारे कठिन परिस्थितियों के लिए ही सिर्फ आप बता दिए और साधारण या फिर साधारण परिस्थिति के लिए आप बता दिए, कठिन से कठिन परिस्थिति के लिए आप नहीं बताए कि उस बच्चे को किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है या किस तरह से अपने आप को बचाव कर सके। तो ऐसा शिक्षण पढ़ाइए, इस तरह से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपने किसी भी परिस्थिति में हो, जिसकी प्राप्ति यहाँ पे हम साधारण लिख दिए हैं कि साधारण परिस्थिति में, लेकिन आप इस चीज को कठिन भी परिस्थिति मान लीजिए कि वह बच्चे को ऐसा मत कर दीजिए कि साधारण परिस्थिति, यहाँ पे लिख लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में संभव हो सके। यहाँ पे कि बच्चा जो भी रहेगा वो बच्चा किसी भी परिस्थिति में अपने जिस तरह की उसके पास समस्याएं आएंगी उस सभी परिस्थिति को वो अपने आप को वो पूरा कर सकेगा, उस परिस्थिति में अपने आप को रह सकेगा, अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बना सकेगा। यह आपका ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। पांचवा देखिए क्या है कि यह कल्पनात्मक आबलिक और आदर्शात्मक न होकर के व्यवहारिक होना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि ऐसा शिक्षण न हो, ऐसा शिक्षण विधि ना बना दीजिए आप। ऐसा विज्ञान शिक्षण नहीं कहता है कभी भी। उसका उद्देश्य इस तरह से विज्ञान शिक्षण का बनाइए कि सिर्फ वो कल्पना ना करे बच्चा, ऐसा ना हो कि सिर्फ वो बस खाली कल्पना करे, सो करके अपना खूब सपने देख रहा है कि हम IAS बन गए, हम PCS बन गए। ऐसा कल्पना नहीं करना चाहिए। हम खूब सो करके देख रहे हैं कि 100 में 100 नंबर हम साइंस टीचिंग में हम पा गए, ऐसा कल्पना ही नहीं करना चाहिए। शिक्षण विधि ऐसा बनाइए, ऐसा उनको उद्देश्य होना चाहिए। और आदर्शात्मक कि सिर्फ वो आदर्श पे ही चल रहा है, खूब पिताजी का पैर छू रहा है, खूब टीचर को खूब पैर छू रहा है, पता चला कि प्रैक्टिकल में टीचर ही नंबर उसका कम दे दिया, पता चला कि यहाँ पे पैर छूता है और जाकर के बाद में गाली देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा हो कि वह व्यवहारिक हो,
उसका व्यवहार उसको दिखाई दे, वो जहाँ कहीं भी हो, टीचर के सामने हो, कक्षा कक्ष में हो, किसी और अन्य के सामने हो, उसका व्यवहार वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो दिखाई देने चाहिए व्यवहार उसके। और वो एक व्यवहार मतलब सभी लोगों के लिए एक समान तरीके का उस बच्चे में आ जाए, उसके अंदर वो खुद ग्रहण कर ले, अपने अनुकरण कर ले उस टीचर के द्वारा या टीचर के शिक्षण कार्य के द्वारा। शिक्षक जब सिखाता है तो छात्र उस चीज को अनुकरण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला ले बच्चा, तब ऐसा शिक्षण होना चाहिए। ऐसा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बनाना चाहिए कि वो सिर्फ कल्पना या आदर्शात्मक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कल्पना बस शो करके अपना 90% और 80% वो देख रहा है, 100 में 100% देख रहा है, लेकिन व्यवहार उसका वैसा नहीं है। नहीं, अगर जैसा वो परसेंटेज पा रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए, और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आगे देखिए क्या है कि उपयोगी होना चाहिए, जिसका विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वह उपयोगी होना चाहिए, जिसका प्रयोग अध्यापक कर सके। ऐसा ना हो कि पता चले कि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ही हम ऐसा बना दें या ऐसा पाठ्यक्रम बना दें कि अध्यापक खुद नहीं उसको यूज कर सके या उसका प्रयोग कर सके। ऐसा नहीं बनाना चाहिए, हमें अध्यापक लायक भी बनाना चाहिए कि अध्यापक भी उसका उपयोग, उसका यूज कर सके। हम समझ रहे हैं कि आपको विज्ञान शिक्षण की जो उद्देश्य थे या आप मतलब समझ गए होंगे अच्छे से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि इसके बाद हम लोग विज्ञान शिक्षण की जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो महत्व हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण की आवश्यकताएं क्या हैं, इनके महत्व क्या है। देखिए, विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व, इनकी आवश्यकता और महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी आवश्यकता और महत्व को अगर हम देखेंगे विज्ञान शिक्षण की, तो विज्ञान शिक्षण के द्वारा शिक्षक छात्रों की कमजोरियों का, जो विज्ञान शिक्षण है उस विज्ञान शिक्षण के द्वारा जो शिक्षक होगा, जो अध्यापक होगा, वो छात्रों के, विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान करके, सबसे पहले वो निदान करता है, उसको जानने का प्रयास करता है। निदान का मतलब होता है कि उस बच्चे के जानने का प्रयास करता है कि उसकी कमजोरी बच्चे की क्या है, उसको क्या आता है, क्या नहीं आता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको पहले से मतलब ज्ञात है, वो जानता है, और नवीन ज्ञान को वो कैसे आगे जान पाएगा। तो उनको वो निदान करता है, और निदान जब वो कर लेता है, जब वो जान जाता है कक्षा कक्ष में कि बच्चे जो हमारे कक्षा कक्ष के जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र हैं, उनको जब हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या उसकी कमियां हैं, तब उसको वो क्या करता है, उसको सुधार करके और उसका फिर तब जा करके उसका उपचार करता है। तब उसको वो जानने का मतलब उसको बताता है या उसकी कमियों को दूर करता है, तो उसको हम उपचार कहते हैं। उपचारात्मक या उपचार दे करके उसका कार्य करता है, उसको वो सिखाता है, बताता है, या उस चीज़ों को जब वो, जैसे कि कक्षा कक्ष में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर आपके सामने तो मैं हूँ नहीं कि मैं आपको जान पाऊँ कि आपकी समस्या क्या है, तो मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी समस्या हो या जो टॉपिक आपको न समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। मैं आपको इस तरह से जानने का प्रयास करता हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एकदम आमने सामने जब बच्चा होता है कक्षा कक्ष में, तो एक शिक्षक छात्र के जानने का प्रयास करता है कि उस बच्चे की कमी क्या है, या उस बच्चे को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं। जब वो जान लेता है शिक्षक, तो उसके बाद फिर उसका उपचार करता है, उसको वो मतलब जो भी उसकी कमी होती है उसको वो दूर करने का प्रयास करता है। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि विज्ञान शिक्षण के द्वारा जो शिक्षक होता है, वो शिक्षक छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है। उस बच्चे के सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है, और उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के बाद जिससे कि छात्र के नवीन ज्ञान की खोज, वो छात्र जो कुछ भी छात्र है वो नवीन ज्ञान की खोज करता है और नवीन चिंतन करने लगे और नवीन आविष्कार आदि करने के लिए तत्पर हो जाता है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि विज्ञान शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षक होगा वो छात्र के सृजनात्मक शक्ति का विकास करेगा, और जब बच्चे का जब सृजनात्मक शक्ति का जब विकास हो जाएगा, तो वह भी बच्चा, वही छात्र फिर बाद में वह नवीन ज्ञान की खोज करने लगेगा। वो बच्चा नवीन चीज़ें सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा, वो नवीन चीज़ें खोजने लगेगा, नवीन चीज़ें जानने के लिए प्रयास करने लगेगा, वही छात्र, वही बच्चा। और जब वो नवीन ज्ञान जब खोज लेगा, वो नवीन चिंतन करने लगेगा,
नई नई चीज़ें सोचने लगेगा, नई नई चीज़ें तर्क करने लगेगा और नए नए फिर आविष्कार वही बच्चा करने लगता है। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए विज्ञान शिक्षण कि शिक्षक जो कुछ भी उस बच्चे को सिखाए, पढ़ाए, उनके सृजनात्मक शक्ति का विकास कर दे, तो उसके बाद वो बच्चा खुद से स्वयं से तर्क करने लगे, चिंतन करने लगे, नए नए आविष्कार करने लगे, नवीन नवीन नई नई चीज़ों को वो जानने लगे, जानने का प्रयास करने लगे। यही आपका विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता है और इसके ये महत्व है। आइए तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं कि विज्ञान शिक्षण के द्वारा शिक्षक छात्र में उत्सुकता जागृत करता है। कहने का मतलब कि अगर एक छात्र है निष्क्रिय श्रोता की तरह, अगर मान लीजिए कक्ष में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम आमने सामने हैं बच्चे, तो उनको अगर पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे एकदम शांति, जैसे होता क्या है अधिकतर कहानी जब टीचर पढ़ाने लगता है या कुछ ऐसी चीज़ें जब पढ़ाने लगता है, कविता पढ़ाने लगता है, तो बच्चे एकदम निद्रा भाव में जाने लगते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि बस अब वो स्वर्ग पा लेंगे, वो सोने लगते हैं, उनको नींद आने लगती है। तो छात्र मतलब शिक्षक को ऐसा चाहिए कि उस कहानी को ऐसा रोमांच मतलब ऐसे उत्सुकता भरी कहानी पढ़ाएं, इतना रुचिवर्धक उस कहानी को बना दें कि इतना भी न बना दे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इतना भी रुचिवर्धक नहीं बना दें कि जिससे बच्चा सोने लगे। तो ऐसा मतलब बनाते रहें या बीच बीच में क्वेश्चन प्रश्न पूछते रहें कि बच्चा फिर से केंद्रित होकर के आपको सुनने के लिए वो तत्पर रहे, अपने आप को उत्साह रहे। ऐसा ना हो कि उसको बोरियत महसूस हो। कभी कभी कहानी लोग सुनाते हैं, कोई टीचर पढ़ाता है लेकिन कहानी ऐसा सुनाते हैं कि ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, एकदम बोर हो रहा है बच्चा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको उत्साहवर्धक हो वो कहानी, या वो मतलब अच्छा कक्ष जो हो वो उत्साहवर्धक हो, बच्चा उसको पढ़ने के लिए तत्पर हो, उसको बैठ के पढ़ सके, आपको सुन सके, उस टीचर को ऐसा होना चाहिए। उस बच्चे की रुचि जागृत हो, वो जानने के लिए प्रयास करे कि अगली नई चीज़ें क्या हो सकती है या अगली नई टॉपिक क्या हो सकती है, आगे हम क्या ऐसी चीज़ें जान सकते हैं जिससे कि हमें उससे फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसी तरह से टॉपिक को बनाना चाहिए कि बच्चा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें सीख सके। अगला देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि विज्ञान शिक्षण के माध्यम से शिक्षक, विज्ञान शिक्षण ऐसा होना चाहिए, उसकी ऐसी आवश्यकता होनी चाहिए कि उस छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सफल हो सके। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। उस शिक्षक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उस जो छात्र होगा, जो कक्ष में जो भी बच्चे होंगे, उन बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, वो बच्चा का व्यवहार में परिवर्तन हो सके, उसका व्यवहारिक रूप से वो अपने आप में परिवर्तन ला सके। ऐसा ना हो कि पता चले कि वो जैसे पहले था उसी तरह से आज भी हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके व्यवहार में जरूर परिवर्तन हो। ऐसा शिक्षक मतलब ऐसा पाठ्यक्रम मतलब होना चाहिए, इस तरह से शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। उस पढ़ाने के दौरान इस तरह से कौशल का प्रयोग करें, इस तरह से उनको नैतिकता का उनके विकास करें बच्चों के कक्ष में, कि वो बच्चा के व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस आप पढ़ाइए, उसको बस रटने के लिए कह दीजिए और बाकी उसके में और कोई परिवर्तन न हो। तो उसकी व्यवहारिकता जरूर होनी चाहिए, उसको ऐसे तरह से उनको पढ़ाना चाहिए एक शिक्षक को। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि विज्ञान शिक्षण के द्वारा शिक्षक छात्रों की क्रियाशीलता, विज्ञान शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक जब पढ़ा रहा हो छात्रों को, जब कोई चीज़ें जब बता रहा हो तो उस चीज़ को क्रियाकलाप के माध्यम से समझाए। कोई चीज़ें अगर आपको बता रहा है तो उसको प्रैक्टिकली कराए, उसको प्रयोग कराने का प्रयास करे। उससे होगा क्या कि बच्चे भी उस चीज़ में क्रिया करेंगे और बच्चे भी उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे, उसमें बच्चे भी सक्रिय रहेंगे, उस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करेंगे। तो वही चीज़ें हैं कि शिक्षक जो है वो छात्रों की क्रियाशीलता, संगठन, एक समूह में कैसा कराना चाहिए, समता, समान रूप से व्यवहारिक गुणों का विकास हो सके या उनको विकसित करता है। कहने का मतलब कि ऐसा होना चाहिए विज्ञान शिक्षण इस तरह से बनानी चाहिए कि कक्ष में शिक्षक उसका क्रियाकलाप करा सके। एक समूह में बच्चों को बैठा करके कोई क्रियाकलाप दे करने के लिए, बच्चा अपने से कर रहा है, सभी बच्चे मिल करके आपस में संगठन के साथ कर रहे हों। ऐसा ना हो कि विभिन्नता हो जाए। कोई बच्चे मान लीजिए कि अगर उसको आँख से थोड़ा कम दिखाई देता है या वो पैर से थोड़ा सा चल नहीं पाता है तो उनको आप मजाक ले लें या उसका उपहास आप उड़ाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको समान अधिकार देना चाहिए। उनके क्रियाशीलता और सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके उनको क्रिया कराना चाहिए, क्रियाकलाप। उनको संगठन का मतलब एक ग्रुप में बैठा करके करना चाहिए। और समता मतलब होता है कि एक समान अधिकार सभी बच्चों को देना चाहिए। आप सभी को एक ग्रुप में रखिए, चाहे वो बच्चा अगर थोड़ा सा क्या नाम है, अगर पैर से उसको चला नहीं जाता है, या बच्चे अगर थोड़े से अगर हाथ से कुछ कर नहीं पाते हैं, आँख से कुछ कम दिखाई देता है या कान से थोड़ा कम सुनाई देता है, तो इन सभी बच्चों का ऐसा न करना चाहिए कि उनका आप उत्साह मतलब उपहास उड़ाइए और उनको एक दूसरे कक्ष में या दूसरे अपने बच्चों के साथ रख दीजिए। नहीं, उनको समूह में बैठाइए, समूह के साथ उनको चीज़ें सिखाइए, उनको समूह में क्रियाकलाप उन्हीं बच्चों के साथ दिखाइए, ताकि उससे होता क्या है कि वो भी बच्चा थोड़ा सा अपने आप को उत्साहित होकर के अपने आप को वो भी पढ़ेगा उन सभी बच्चों के, सामान्य बच्चों के साथ साथ। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको विज्ञान शिक्षण की जो आवश्यकताएं थी, इनके जो महत्व थे, यह आपको सही से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हम समझ रहे हैं कि आपको विज्ञान शिक्षण कि जो आपके उद्देश्य थे, विज्ञान शिक्षण की जो आपकी आवश्यकता एवं महत्व थे, यह आपको अच्छे समझ में आ गया। तो आपको चैनल पे अगर आप लोग नए हों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं इसी के साथ विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।